आर्टिकल आफ्टर एवरी चैप्टर, है ना। ऐसा हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो सी हमने HTML और CSS पढ़ी है, तो HTML और CSS का पर्पज क्या है ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि HTML और CSS से हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, जो कि सामने वाले यूज़र को, जो हमारी वेबसाइट यूज़ कर रहा है, वो उसको दिखता है, ठीक है। तो उसको किस तरह से ब्यूटीफाई करना है, कैसे दिखाना है, कहाँ पे कौन सा एलिमेंट लगाना है, राइट, ये हम बनाते हैं HTML CSS से। लेकिन HTML और CSS से एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट तो आप बना सकते हो, कि आपने कुछ आर्टिकल लिखा है, कुछ टेक्स्ट लिखा है, अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो आप एक HTML वेबसाइट बना के आप अपने यूजर को प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है ना, उस पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर सिंपल सीधा सीधा मैं खोल लेता हूँ एक बार। इस पोर्टफोलियो वेबसाइट में आपको सीधा का सीधा सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS के कंटेंट हैं। लिटिल बिट जावास्क्रिप्ट हमने इसमें लगाई थी सिर्फ और सिर्फ इस नेविगेशन को शो हाइड करने के लिए। सो यू गाइस कैन गेट लिटिल सेंस कि हम जावास्क्रिप्ट को यूज कहाँ कर रहे हैं, कैसे यूज होती है ना। बट अगर आपकी एक स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक मतलब जिसमें कुछ डायनामिक नहीं हो रहा है, जो सीधा का सीधा कंटेंट आप HTML में लिख रहे हो, CSS से आपने उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया, सुंदर कर दिया, और फिर आपके यूजर उसको देख रहे हैं, तो ये एक स्टैटिक वेबसाइट है। इसमें कुछ भी डायनामिक बिहेवियर क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत कम ऐसी वेबसाइट होती हैं जो कि स्टैटिकली होती हैं, क्योंकि जब आप एक वेबसाइट बनाते हो या फिर कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे कैलकुलेशन ऑपरेशंस होते हैं, इधर से उधर डेटा जाता है, उन डेटा के हिसाब से बिजनेस लॉजिक लिखते हो। जैसे हम बात करें किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की, अमेजोन फ्लिपकार्ट की ही बात कर लेते हैं, तो वो कोई स्टेटिक वेबसाइट नहीं है। आप उसकी वेबसाइट पे देखोगे amazon.com.in, तो यहाँ पर देखो कि आज टॉप पिक्स फॉर होम कुछ वॉशिंग मशीन्स वगैरह आ रही हैं, यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट आ रहे हैं, कल आप देखोगे कुछ और आ जाएंगे, आपको कुछ और दिखेंगे, मेरे को कुछ और दिखेंगे, राइट। तो और ये टुडेज डील के अंदर आज कुछ और डील चल रही है, कल कुछ और डील चल रही है। तो ऐसा नहीं होता है कि ये HTML का पेज है, यहाँ पर जा जाके लोग प्रोडक्ट चेंज करते हैं, ठीक है। इसका एक कुछ कंट्रोल पैनल बनाते हैं, जहाँ से कि वो डेटा वगैरह अपडेट करते हैं, डालते हैं, और सीधा का सीधा वो यहाँ पे चेंज हो जाता है, राइट। तो इसमें डेटा होता है जो कहीं ना कहीं जाकर के हार्ड ड्राइव के ऊपर स्टोर होता है, और इस तरह से एक मीनिंगफुल वे में स्टोर होता है कि आप उसको कभी भी उससे जो भी आपका मनपसंद डेटा है, जैसा आपको चाहिए, जैसा जरूरत है, आप उससे निकाल के ले आते हो, राइट। तो वो होता है डेटाबेस, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस के अंदर हम डेटा रखते हैं। तो और यहाँ पर आपका डायनामिक डेटा डिस्प्ले हो रहा है, तो डेटाबेस से क्वेरी करते हैं, फिर वो डेटा निकाल के लाते हैं, उनके ऊपर कुछ ये कैलकुलेशन करते हैं कि ये प्राइस आ रही है दो, और इस प्राइस पे ये टैक्स लगेगा, इस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज 280 से लेकर के 1049 तक है, ठीक है। तो इस तरह के डायनामिक एल्गोरिदम हम लगाते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। अभी HTML और CSS के अंदर तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, उसमें तो सीधा का सीधा आपने टेक्स्ट लिख दिया, आपने इसका कलर चेंज कर दिया, इसकी फॉन्ट साइज चेंज कर दी, ठीक है, इमेज लगा दी, नीचे टेक्स्ट लगा दिया, होवर के ऊपर कुछ इफेक्ट डाल दिया, तो ये सारा आप HTML CSS में कर सकते हो। लेकिन लेकिन अगर आपको कुछ डायनामिक ऑपरेशंस करने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आपको कुछ ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो कि उस डायनामिक ऑपरेशंस को सपोर्ट करे, राइट। सो देर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस फॉर दिस, जिनको अपन बैकएंड लैंग्वेज बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे PHP हो गई, .NET हो गई, जावा हो गई, ठीक, इसी तरह जावा स्क्रिप्ट हो गई। जावा एंड जावा स्क्रिप्ट दोनों कंप्लीटली अलग अलग है, दोनों के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है ना। तो अब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जो कि एक मल्टीपर्पज लैंग्वेज है। अब देखो कि अगर अपन बात करें PHP की, इनकी पाइथन की, इनकी, तो ये सारी की सारी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। .NET की कि बैकएंड लिखते हैं, फिर उसके बाद में फ्रंट एंड के ऊपर हम HTML CSS में बनाते हैं। लेकिन जो फ्रंट एंड के ऊपर ऑपरेशन करने होते हैं, जावास्क्रिप्ट में दोनों काम होते हैं कि वो बैकएंड के अंदर आप डेटाबेस से कनेक्ट भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट को, और उसके ऊपर अपने एल्गोरिदम भी लिख सकते हो, और फ्रंट एंड के ऊपर भी उसको यूज ले सकते हो। फ्रंट एंड पर यूज लेने का क्या मतलब है
कि जो आपका ये HTML CSS का जो पेज है, इस पर इतने सारे डोम एलिमेंट होते हैं। नोटिस करना, डोम एलिमेंट का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपका HTML से आपका कोड शुरू है और HTML तक आपका कोड खत्म है, ठीक है। HTML के बाद में आपका हेड, टाइटल, बॉडी, उसके बाद में डिव लगा रहे हो, हेडर लगा रहे हो, तो जितने भी ये टैग जो है ना, इनको हम डोम एलिमेंट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डोम एलिमेंट बोलते हैं इनको। और इन डोम एलिमेंट पर अगर कुछ ऑपरेशन करना है आपको ब्राउजर साइड के ऊपर, बैक एंड और फ्रंट एंड में भी आप लोग डिफरेंस समझना। फ्रंट एंड का मतलब है कि आपका ब्राउजर जहां पर आपकी वेबसाइट रन हो रही है, ये आपका क्लाइंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन क्लाइंट सर्वर टर्मिनोलॉजी को समझें, तो जो आपको सामने दिख रहा है ये आपका ब्राउजर है, ये क्लाइंट है। और जहां पर आपकी वेबसाइट होस्ट है, लेट्स से गिटहब के ऊपर आपकी वेबसाइट होस्ट होती है, तो गिटहब आपका सर्वर है, वो आपका बैकएंड प्रोसेसिंग कर सकते हैं वहां पर। तो ये आपका जो फ्रंट एंड है, ब्राउजर जो है। अब ब्राउजर के ऊपर अगर आपको कुछ डायनामिक ऑपरेशन करने हैं तो PHP, .NET, जावा यूज नहीं आ सकती है ना। उसके लिए जो इस लैंग्वेज है वो जावा स्क्रिप्ट ही है। तो अगर फ्रंट एंड के ऊपर आपको ब्राउजर के ऊपर बिना किसी सर्वर पर, बिना कहीं कुछ और गए हुए, इस डोम एलिमेंट के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करने हैं, कुछ लॉजिक लगाने हैं, कुछ चेंज करने हैं, तो हम जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट दोनों केसेस में यूज आती है। आपके फ्रंट एंड मतलब ब्राउजर साइड के ऊपर अगर आपको कुछ करना है विदाउट एनी कनेक्शन विद द बैकएंड, विदाउट एनी कनेक्शन विद द सर्वर, तो हम जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। और जावा स्क्रिप्ट अगर आपको बैकएंड में भी यूज करनी है, वहां भी हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने बैकएंड के लॉजिक लिख सकते हैं, अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा ला सकते हैं, और फिर अपने जो क्लाइंट है आपका, उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका जावास्क्रिप्ट का पर्पस। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपके फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज होती है। हम लोग मोस्टली फ्रंट एंड के बारे में अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट मी ओपन दिस टीचेबल, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये हमने जब हमारी HTML CSS क्लासेस शुरू की थी तब भी हमने पढ़ा था। और अब आप जब HTML CSS के ऊपर इतना कुछ आगे कर चुके हो, तो आई बिलीव कि यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप अपने आप लिखते हो, और आपका जो कंपाइलर होता है वो उनको समझता है, उसको कन्वर्ट करता है, जिससे एक मीनिंगफुल वे के अंदर, जो कि आपका जो ब्राउजर है वो उसको समझ सके, फिर वो उसको रेंडर करता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। जैसे HTML CSS आपने लिखा, तो एक जो ब्राउजर है आपका वो उसको कंपाइल करता है और आपकी स्क्रीन के ऊपर एक UI बना के दिखाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक वो लैंग्वेज है जिसमें आप अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, अपना प्रोग्राम लिखते हो, और फिर एक कंपाइलर होता है जो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम होता है। तो कंपाइलर भी होता है उसमें, और इंटरप्रेट भी होता है। इंटरप्रेट ये होता है कि जो आपने लिखा है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ता हुआ चलता है। कंपाइलर ये होता है कि वो उसको एक साथ में पूरा कंपाइल करके और फिर स्क्रीन पे दिखाता है। अपन कंपाइलर के ऊपर नीचे बाद में बात करेंगे। सोर्स कोड, सोर्स कोड वो होता है जो कि कोडिंग आप लिख रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूं इस वेबसाइट की, इसका सोर्स कोड क्या है, इसका सोर्स कोड ये सारा है जो आपने ये लिखा है, जो आप अपने IDE के अंदर लिखते हो, ठीक है। तो इसका HTML और CSS के अंदर सोर्स कोड है। इसी तरह हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी सोर्स अपना कोड लिखते हैं। इस जैसे इस पेज की बात करूं तो ये जो स्क्रिप्ट टैग के बीच में जो है, ये आपका जावा स्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। और आईडी जो वो होता है एडिटर, जिसके अंदर के हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं। और हम यहाँ पर अपना आईडी जो यूज करेंगे वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे, ठीक है। सभी लोग HTML CSS के लिए भी आई थिंक विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करते हुए आए हैं, कुछ लोग शायद सबलाइन पर भी थे, तो दैट्स नॉट एन इश्यू। मैं
अपने एग्जांपल्स के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द सम प्रोग्रामिंग थिंग। स्टेटमेंट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखते हो। सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या है? वो इंस्ट्रक्शंस है जो आपकी अपने कंपाइलर को आप देते हो कि आपको ये करना है। जैसे अभी हम ये व्यू सोर्स देख रहे थे, तो इसमें ये कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ये हो गई, दूसरी स्टेटमेंट ये हो गई, ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट ये हो गई। तो इस तरह मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख करके हम हमारे प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। अब ये a इक्वल टू बी इंटू टू, ये एक स्टेटमेंट है। हम चाहते हैं कि ये दो हमारे पास वेरिएबल हैं, a है b है, और b को 2 से मल्टीप्लाई करके हम जो वैल्यू आती है उसको a के अंदर डालना चाहते हैं। तो ये तो एक कंप्लीट स्टेटमेंट हो गई। इस स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं हम? जैसे टू जो है, टू एक लिटरल वैल्यू एक्सप्रेशन है, मतलब ये कोई वेरिएबल नहीं है, सिंपल सी एक वैल्यू है, तो इसको हम वैल्यू एक्सप्रेशन बोलते हैं, लिटरल वैल्यू एक्सप्रेशन। बी, बी एक वेरिएबल है, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 4 5। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि फिक्स नहीं है, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो बी क्या है? एक अपना वेरिएबल एक्सप्रेशन है। एंड देन बी इंटू टू, ये आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। अर्थमेटिक मतलब कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो b इंटू टू में b को हम 2 से गुणा कर रहे हैं, सो दैट्स कॉल्ड एन अर्थमेटिक ऑपरेशन। a इक्वल टू b इंटू टू, इसको कंप्लीट अगर a की बात करें तो a अगेन वेरिएबल एक्सप्रेशन है, और a इक्वल टू बी इंटू टू, इस पूरी स्टेटमेंट की बात करें तो ये एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन है कि b इंटू टू के अंदर जो भी कैलकुलेशन होके आया है वो असाइन हो जाएगा a के अंदर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट सेंटेंस जो कि पूरा एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है आपको, और एक्सप्रेशन मतलब उस स्टेटमेंट के अंदर हम उसके जो पार्ट हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सेइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो a इक्वल टू बी इंटू टू में मल्टीपल एक्सप्रेशन हो सकती हैं, और होंगी एक्चुअली कि हर स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल, एक या एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस तो होंगी ही होंगी, तभी जाकर के वो स्टेटमेंट बनेगा। तो यहां पर अगर आई विल से टू आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन, देन दीज आर द एक्सप्रेशंस कि टू लिटरल वैल्यू एक्सप्रेशन है, बी इंटू टू अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, बी एक वेरिएबल एक्सप्रेशन है, ए एक वेरिएबल एक्सप्रेशन है, और ए इक्वल टू बी इंटू टू इज एन असाइनमेंट एक्सप्रेशन है कि यहाँ पर हम असाइनमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो क्लियर। स्टेटमेंट एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस जो कुछ रिजल्ट देता है आपको, कुछ इसका मीनिंग निकलता है, और एक्सप्रेशन उस स्टेटमेंट के पार्ट्स हैं समझने के लिए कि एक स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या वो ऑपरेशंस कर रहा है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को हम लिख करके एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? अगर आप लोगों ने कभी सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, या पीएचपी पढ़ी है आपने, या फिर कोई दूसरी प्रोग्राम जावा पढ़ी है किसी ने कहीं पर भी, तो हर एक प्रोग्राम को लिखने के बाद उसका एग्जीक्यूशन मेथड होता है। जैसे अगर आप अभी हम HTML CSS के अंदर हमने प्रोग्राम लिखा और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया, हमने सिंपल सा उसका यूआरएल लिया और ब्राउजर के अंदर उस यूआरएल को पेस्ट कर दिया, बस इतना सा एग्जीक्यूशन प्रोसेस था। बट वहां पर भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस था कि हम अपना सोर्स कोड हमने हमारे एडिटर में लिखा और उस फाइल का पाथ हमने हमारे ब्राउजर के अंदर डाला। तो जैसे ब्राउजर में डाला, ब्राउजर ने देखा कि ये HTML पेज है, और उस पेज को ब्राउजर इंटरप्रेट करना उसने शुरू कर दिया, और समझ के जैसा उसको समझ में आया वैसा हमारे स्क्रीन के ऊपर उसने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये उसने एग्जीक्यूट किया HTML और CSS के प्रोग्राम को। इसी तरह जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करने का तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपने अपने कोड के अंदर HTML फाइल में स्क्रिप्ट टैग के अंदर अगर जावा स्क्रिप्ट को लिखा है, जैसे ये आपने लिखा है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो ये साथ साथ में जैसे HTML एग्जीक्यूट होती है, ब्राउजर जैसे इंटरप्रेट करता हुआ चलता है HTML को, वैसे ही वो जावा स्क्रिप्ट को भी यहाँ पर इंटरप्रेट करके उसका जो भी रिजल्ट निकलता है वो आपको प्रेजेंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आपने अपने एडिटर के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज लिया, और उसके बीच में जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना था आपने उसको लिख दिया, एंड देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड जब भी आप इसको ब्राउजर के अंदर इस पेज को आप एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है,
सो पहला तरीका तो ये हो गया इसको एग्जीक्यूट करने का। अनदर वे कि अब आप हम लोग जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो बार बार हम या तो यहाँ पे कोड लिखें और वहां पर हम इसको दिखाएं। कौन है भैया? यश, ठीक है। सो अनदर वे इज कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ लिखा और जैसे आप HTML पेज को आपने ब्राउजर में डाला, उसने जो भी इस पेज के ऊपर जावास्क्रिप्ट लिखी उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो आपने ये फंक्शन लिखा है, इसमें कुछ आप प्रिंट नहीं कर रहे हो, ये स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, हम तो इस आइकन की स्टाइल चेंज कर रहे हैं। तो आपको देखने के लिए कुछ, अगर मैं मान लो कि ये बोलूँ कि आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि दो और दो को मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो उसको कहीं ना कहीं किसी एलिमेंट के अंदर सेट करेंगे। HTML के अंदर कहीं पर भी आपको प्रिंट करने के लिए आपने देखा होगा कि पूरे सोर्स कोड में हम कुछ ना कुछ टैग्स यूज करते हुए ले चल रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो किसी ना किसी टैग के अंदर उसको लिखना पड़ेगा। और हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि बार बार लिखते नहीं है, हम जो ये डेवलपमेंट कंसोल है, ये जो कंसोल है इसको हम यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद में हम इसके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, जिससे कि आई थिंक समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं JS और एग्जीक्यूशन, ठीक है। और इसको हम ओपन कर लेते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ पर हम अगर कुछ स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ये अपना जावास्क्रिप्ट कोड हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब हमें कुछ स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो मल्टीपल वे होते हैं। एक तो हम अलर्ट मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का, वो यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हाय, तो ये क्या करेगा, मैं इस पेज को चला के देखूं, उसी तरह एग्जीक्यूट करता हूं जैसे कि हम हमारे HTML पेज को एग्जीक्यूट करते आए हैं। कॉपी पाथ, और जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसने अपने को क्या दिया, एक अलर्ट बॉक्स दे दिया। यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स दे दिया जिसने कह दिया हाय, क्योंकि मैंने यही लिखा है। अगर मुझे इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, लेट से मैंने कर दिया A3 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया A को। A क्या करेगा, ये रिफ्रेश करूँ इस स्क्रीन को, 6, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपको देखना है आपका वेरिएबल कहाँ प्रिंट कर रहा है तो ये आपको अलर्ट के थ्रू प्रिंट कर सकते हो, बट सीइंग द अलर्ट इज नॉट ए राइट वे। हम लोग डेवलपमेंट के अंदर क्या करते हैं, इस डेवलपमेंट टूल की हेल्प लेते हैं। इसमें एलिमेंट, यू नो वेरी वेल कि ये आपका पूरा का पूरा डोम एलिमेंट को दिखाता है। कंसोल को हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के आउटपुट्स को देखने के लिए, कुछ कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पर भी आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख सकते हो। लेट से मैंने लिखा वेर A बराबर 3 × 2, और जैसे एंटर मारूंगा अनडिफाइंड, ओके, कंसोल डॉट लॉग A 6। तो यहाँ ये स्टेटमेंट मैंने लिखी वेर A बराबर 3 × 2। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, एक 2 लिटरल वैल्यू एक्सप्रेशन है, 3 लिटरल वैल्यू एक्सप्रेशन है, एक तीसरी एक्सप्रेशन है 3 × 2। तो ये इसको क्या कर देगी,
मल्टीप्लाई कर देगी 3 × 2 = 6, और वो 6 असाइन कर देगी इस वेरिएबल ए के अंदर। और यहाँ पर console.log ये एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है, इसके अंदर जो भी आप पास करते हो वो इस कंसोल के अंदर आकर के प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ए पास किया तो यहाँ पर 6 आ गया है। क्लियर कर देता हूँ उसको, और एक बार यहाँ से कंसोल के अंदर प्रिंट करता हूँ, एंड देन सी console.log, और मैंने इसको रिफ्रेश किया एंड यू सी कि इसने कंसोल के अंदर प्रिंट कर दिया। तो यू कैन कीप लुकिंग कि क्या आपका यहाँ पर कंसोल में जो भी आप लिख रहे हो, आई एम लर्निंग जेएस, ये आपको कहाँ प्रिंट करेगा इस वैल्यू को, ये यहाँ पर कंसोल के अंदर प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यू विल सी हाई आई एम लर्निंग जेएस। तो दिस इज द वे टू सी आउटपुट ऑफ योर जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंसोल इन डेवलपर टूल। तो डेवलपर टूल में जो कंसोल होता है ये आपका आउटपुट देखने के काम आता है, और चाहो तो आप अपना प्रोग्राम सीधा यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन उसको सेव नहीं कर सकते हो, टेम्परेरी है कि यहाँ पर अगर आपने जैसे भी हमने लिखा था a = 3 × 2, या कुछ और अगर आपको लिखना है, यहाँ पर जो भी आपको जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है सीधा यहाँ पर लिख के आप यहीं पर आउटपुट देख सकते हो, लेकिन वो सेव नहीं होता है। इसलिए अपन फॉलो ये करेंगे कि हमारे HTML पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और उसका आउटपुट जो है हम इस कंसोल के अंदर देखेंगे। गॉट इट? तो जो भी अपने को सोर्स कोड जावास्क्रिप्ट का लिखना है, विल राइट डाउन हेयर एंड देन विल सी द आउटपुट हेयर बाय यूजिंग console.log। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सो आई हैव गिवन यू द असाइनमेंट कि आपको कुछ चीजें पढ़ के आनी है, उसमें वेरिएबल भी एक पार्ट था। सो अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थोड़ी डायनेमिक होती है उसमें डेटा को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, आपने कुछ एक 1000 लाइन ऑफ द सोर्स कोड लिखा है और उसमें ऊपर कुछ वैल्यू आप यूज कर रहे हो, और उसमें कुछ कैलकुलेशन करने के बाद वापस आप नीचे उसको कहीं पर रेफर कर रहे हो, यूज करना आपको दोबारा से उसको यूज करना है। तो उस वैल्यू को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह किसी कैलकुलेशन में यूज करने के लिए, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपको उस वैल्यू को किसी ना किसी वेरिएबल में आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक आप एक नेम देते हो उस वेरिएबल का, जो कि एक आपके ड्राइव के ऊपर एक रेफरेंस क्रिएट कर देता है, और उस रेफरेंस के ऊपर आप जो वैल्यू इस वेरिएबल में डालते हो, कभी भी 2 3 4 5 ABCXYZ किसी भी तरह की कोई वैल्यू आप इस वेरिएबल में डालते हो तो वो आपके डिस्क पे स्टोर हो जाती है। और फिर आप इस वेरिएबल को जब आप कहीं पर यूज करते हो अपने प्रोग्रामिंग के अंदर कोड में, देन वो फिर आप उस रेफरेंस उस वेरिएबल के रेफरेंस से वहां से उठ करके इस वेरिएबल में आती है और आपके कैलकुलेशन में यूज होती है। सो और ये वैल्यू कहीं पर भी चेंज हो सकती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पर अभी हमने लिया वेर ए। ठीक है, तो ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, राइट। इसके बाद इस ए के अंदर मैंने ये कर दिया 5 × 2। ठीक है, तो इस दो स्टेटमेंट यहाँ पर है। सबसे पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया वेर ए, बिल्कुल इनिशलाइज हुआ है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर मैंने 5 × 10, या फिर ये मान लो इसमें सिर्फ मैंने 10 वैल्यू डाल दी है। ठीक है, तब ए के अंदर क्या हो गया, 10 स्टोर हो गया। अब इस ए को आप नीचे कहीं भी यूज कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो बाय यूजिंग console.log ए। तो यहां पर अब आप ए को यूज कर रहे हो प्रिंट करने के लिए, 10 आ गया। या फिर आप इसको एक और स्टेटमेंट ले सकते हो कि आपने एक और वेरिएबल बनाया वेर बी, और उसमें आपने डाल दिया 2। ठीक है, तो आपने डिक्लेयर भी किया, साथ साथ में आपने उसके अंदर एक और वैल्यू डाल दी 2 की, तो वेरिएबल बी में क्या हो गया, 2 हो गया अब। और आप यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हो सी, डिक्लेयर किया आपने इसमें, और सी के अंदर आप डालते हो ए को डिवाइड किया बी से। ठीक है, तो अब सी में क्या वैल्यू आ गई,
देखें कंसोल डॉट लॉग करके, क्या वैल्यू आनी चाहिए सी में, कोई बताएगा? जल्दी से बताओ। 5। क्यों? हाँ 5, क्योंकि ए के अंदर 10 है और बी में वैल्यू हमने असाइन की है 2, तीसरा वेरिएबल लिया है सी, और यहाँ पर हमने ए को बी से डिवाइड किया है तो 5 आएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम हमने लिखा है, जहां पर कि अब वेरिएबल को समझ रहे हैं हम। पहले हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर दूसरी वैल्यू डाली, फिर हमने दूसरा वेरिएबल बनाया, उसमें 2 डाला, फिर हमने सी बनाया, सी के अंदर हमने कैलकुलेटिव वैल्यू डाल दी, और फिर उसको हमने प्रिंट कर दिया। नीचे जाकर के हम, हो सकता है कि हमें एक को चेंज करना रहे, तो एक के अंदर अगर अपन दूसरी वैल्यू डालते हैं 20, तो ये वैल्यू भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद में अगर अपन कंसोल लॉक करते हैं यहाँ पर, तो अब ए में क्या आएगा? अब ए में आएगा 20। तो वेरिएबल है कि इसकी वैल्यू को आप कहीं पर चेंज भी कर सकते हो बेस्ड ऑन द नीड। वेरिएबल का मतलब ही होता है हिंदी में चर, मतलब वो चल सकता है, बदल सकता है। ठीक है, तो हम इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टू स्टोर सम स्पेसिफिक वैल्यू। अब ये वेरिएबल में आप, अभी तक तो मैंने नंबर डाल के दिखाया आपको, आप वेरिएबल में कुछ भी बना सकते हो, जैसे नेम बराबर राकेश, तो यहाँ पर मैंने उसके अंदर स्ट्रिंग डाल दी, और इसको अगर कंसोल कराऊंगा, ये मेरा नेम प्रिंट करेगा। तो इसके अंदर हम नंबर भी डाल सकते हैं और कोई स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। बस ये है कि स्ट्रिंग को डालते समय हम डबल कोट्स का यूज करते हैं, अदरवाइज तो वो इसको भी वेरिएबल ही लेगा। अगर आप इसको इस तरह लिखोगे, वेर नेम बराबर राकेश, तो ये क्या करेगा, राकेश को भी एक दूसरा वेरिएबल समझ लेगा, क्योंकि वेरिएबल भी तो अपन एक तरह से स्ट्रिंग ही ले रहे हैं ना। इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमेशा ये स्ट्रिंग है ये बताने के लिए हम कोट्स का यूज करते हैं। सो अंडरस्टैंड वेरिएबल। वेरिएबल जब प्रोग्राम के अंदर आप डिक्लेयर करते हो, उसमें आप किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू स्टोर करते हो, जिससे कि आप उसको बाद में यूज कर सको। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने कर रखा है, इसका व्यू सोर्स देखें जावास्क्रिप्ट कोड, कि यहाँ पर आपने वेर नेव बना रखा है, वेर आइकन बना रखा है, तो ये दो आपने वेरिएबल बनाए, और इसमें स्ट्रिंग नहीं, आपने इसके अंदर जो ये आपका डोम एलिमेंट था जिसके ऊपर ये क्लास लगी है, वो पूरा ऑब्जेक्ट ही आपने इस नेव के अंदर डाल दिया। तो आप इस नेव में हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस तरह की वैल्यू हम इसके अंदर डाल सकते हैं और कैसे उनको यूज कर सकते हैं। बट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ भी डेटा अगर आपको आपके प्रोग्राम में यूज करना है, किसी कैलकुलेशन में, किसी मैनिपुलेशन के लिए, आगे कहीं पर प्रिंट के लिए, दिखाने के लिए, तो आप उसको सबसे पहले वेरिएबल में डालते हो और फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं वो करते हो, और देन आप स्क्रीन पे प्रिंट करना होता है या कुछ कैलकुलेशन में यूज करना होता है, आप उसको यूज लेते हो, बट यू विल हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। तो कोई भी डायनामिक लैंग्वेज बिना वेरिएबल के नहीं चलती है। तो वेरिएबल इज द फर्स्ट थिंग किसी भी लैंग्वेज में सीखने के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंड द वेरिएबल। सेकंड, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट भी एक तरह से वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर चेंज नहीं होती है। जैसे हमने यहां पर ए को लिखा 10 और फिर यहां पर ए को कर दिया 20, है ना, तो चेंज कर दिया हमने, लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू कहीं पर हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे कांस्टेंट टैक्स इक्वल्स टू 5% टैक्स लगता है किसी चीज के ऊपर, तो टैक्स एक ऐसी चीज है कि जो 5% है तो 5 ही रहता है ना, 5 से 10 तो नहीं होगा वो, जिसको हमें कभी प्रोग्राम में अगर अपन यूज कर रहे हैं तो फिक्स हो गया है तो टैक्स, इसको बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें जो आपको पता है कि ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें थ्रू आउट द प्रोग्रामर गलती से भी चेंज नहीं करनी है, तो उन वेरिएबल को हम वेर के साथ नहीं यूज करके कॉन्स्ट के साथ में डिक्लेयर करते हैं, और इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। हिंदी में अचर हो जाता है ये, कि जिसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। तो एक बार हमने कांस्टेंट के अंदर जो वैल्यू डाल दी वो हम आगे चेंज नहीं करते हैं। तो वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है कॉल्ड कांस्टेंट, बाकी होते ये भी वेरिएबल्स ही है। ठीक है, so next let's move out on the operators.
तो किसी भी ऑपरेटर्स मतलब अपने प्रोग्राम, अब हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है समझने के लिए, बट इसमें भी आप देखो मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज हुए हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर एक इक्वल टू ऑपरेटर हमने बहुत स्टार्ट में यूज कर लिया। ऑपरेटर मतलब कुछ काम कर रहे हो आप इसके ऊपर, कुछ ऑपरेशंस कर रहे हो वेरिएबल्स के ऊपर। तो ये ऑपरेशन जैसे हमने यहाँ पे किया इस a इक्वल टू 10, तो इसमें क्या ऑपरेशन है कि जो 10 लिटरल वैल्यू एक्सप्रेशन है इसको हम असाइन कर रहे हैं a के अंदर, a वेरिएबल में हमने 10 को a में असाइन कर दिया। तो 10 को a में असाइन करने के लिए जो साइन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इक्वल टू साइन है ये, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर असाइनमेंट साइन बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो 10 को a में असाइन करने का काम करता है। तो इसी तरह मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे पहला ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, कि किसी भी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर डालने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसी तरह अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। अर्थमेटिक मतलब कैलकुलेशंस करने के लिए, जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये 4 मेजर अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। इसके अलावा एक होता है मॉड्यूलस। जैसे इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, c इक्वल टू a स्लैश बी, तो जो स्लैश का जो साइन है दैट्स कॉल्ड डिवीजन ऑपरेटर। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का पार्ट है, प्लस माइनस गुणा भाग, तो भाग वाला साइन है ये, है ना। तो a भाग b, तो ये क्या करेगा, अपना a को डिवाइड कर देगा b से। तो ये ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर डिवाइड के लिए, ठीक है। इसी तरह थोड़ी देर पहले हमने स्टेटमेंट के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज किया था। तो कुछ ऑपरेशंस आपको वेरिएबल्स के ऊपर कुछ करने हैं तो उनके लिए हम लोग ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो जिसने सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ी होगी थोड़ी सी, तो उसमें ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा होगा। लेट मी राइट डाउन द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स हेयर। असाइनमेंट ऑपरेटर, सिर्फ एक ही साइन होता है इसके अंदर, इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं इक्वल साइन, ठीक है, जो कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन करने का काम करता है। दूसरे हम पढ़ लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक जो मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के काम में आता है, कौन कौन से होते हैं, लेट्स राइट इट डाउन हेयर। एडिशन, इसके लिए हम यूज करते हैं प्लस। सब्ट्रैक्शन, इसके लिए हम यूज करते हैं माइनस। मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए हम यूज करते हैं स्टार। एंड डिवीजन, जिसके लिए हम यूज करते हैं स्लैश। ये तो बहुत बेसिक से हो गए। एक और होता है इसमें मॉड्यूलस, मॉड्यूलस स्पेलिंग देख लेना भैया, मॉड्यूलस। इसके लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज ये प्रतिशत निकालने का काम नहीं करता है, ये मॉड्यूलस के अंदर यूज आता है। मॉड्यूलस का मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए, टू गेट द रिमाइंडर। लाइक अगर मैं करूंगा 10% 3, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए यहाँ पर 1। क्यों? क्योंकि 3 3 9 होता है और 10 माइनस 9 1, तो रिमाइंडर जो आता है 1 होता है। इसी तरह अगर मैं करूं यहाँ पर 12%2, तो रिमाइंडर इसका मॉड्यूलस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो रिमाइंडर बचता है, वो निकालने के लिए हम मॉड्यूलस यूज करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसके बाद हम जो यूज करते हैं मैक्सिमम कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, नाम से पता लग रहा है किसी दो चीज को कंपेयर करने के लिए। और कंपेयर करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं किसी चीज की दोनों इक्वल है या नहीं है। तो इक्वलिटी चेक करने के लिए, इक्वल को तो हमने जो इक्वलिटी चेक करने के लिए जो साइन आता है, जो हम लोग यूजुअली हमारे कॉपी पेन में मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके के लिए लिखते हैं, वो तो हमने असाइनमेंट के लिए यूज कर लिया। तो उसको तो आप इक्वल के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इक्वल को यूज करने के लिए एक दूसरा ऑपरेटर आता है
डबल इक्वल टू, जो कि हमेशा या तो रिटर्न करता है, इट विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 3 डबल इक्वल टू 3, क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न ट्रू। बट अगर आप करोगे 3 डबल इक्वल टू 4, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, क्योंकि 3 और 4 बराबर नहीं होते हैं। तो कभी भी आपको अगर कंपैरिजन करना है दो वैल्यू का आपस में बराबरी का, देन वी विल यूज डबल इक्वल टू ऑपरेटर। ये कंपैरिजन करना है अपने को कि ग्रेटर देन के लिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं ग्रेटर देन साइन के लिए। ये भी ट्रू एंड कंपैरिजन हमेशा ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। तो 3 इज ग्रेटर देन 5, व्हाट इट विल रिटर्न? फॉल्स। बट 5 इज ग्रेटर देन 3, व्हाट इट विल रिटर्न? ट्रू, ठीक है। इसी तरह हम लेस देन चेक करने के लिए लेस देन ऑपरेटर यूज करेंगे। ग्रेटर देन भी है और इक्वल या फिर इक्वल है, इसको यूज दोनों को एक साथ चेक करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करेंगे हम। ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं इसको। और लेट्स से कि हम अगर ये चेक करें हम 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या रिटर्न करके देगा? ये रिटर्न करके देगा ट्रू, क्योंकि बड़ा है। और अगर अपन ये करें कि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है। बट अगर अपन ये करें 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करके देगा, क्योंकि न तो बड़ा है और न ही इक्वल है। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद में हम लेस देन इक्वल टू को यूज करते हैं। सर यस, ये 3 ग्रेटर देन 2 वाले में तो ट्रू आएगा ना? 3 ग्रेटर देन 2, हाँ बिल्कुल ये ट्रू आएगा। अगर अपन ये लें 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो वो फॉल्स करेगा, क्योंकि मेरा कंपाइलर फेल हो गया था। इसी तरह हम लेस देन इक्वल टू को चेक करेंगे, ठीक है। और एक अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू के लिए हम ये साइन करेंगे चेक करने के लिए। कभी कभी हमें चेक करना पड़ता है कि दोनों बराबर नहीं हो तो ये काम हो, तो नॉट इक्वल टू के लिए हम ये करेंगे। तो 3 नॉट इक्वल टू 3, ये क्या रिटर्न करेगा आपका? 3 नॉट इक्वल टू 3 रिटर्न करेगा फॉल्स, झूठी बात है। हम करेंगे 3 नॉट इक्वल टू 4, तो ये हमें रिटर्न करके देगा ट्रू, कि भैया आप सही बोल रहे हो। सो दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, इसके अलावा आपके होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि किसी दो कंडीशंस के बीच में लगते हैं, जैसे कि एंड और नॉट। अरे यार डरा दिया एकदम से बोल के कान में। नैतिक, कौन बोला? नैतिक? नहीं सर, एंड और नॉट। अच्छा पूजा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ तो एंड और बिल्कुल ठीक है। सो जैसे दो कंडीशंस के ऊपर चेक करते हैं कि ये 3 इज ग्रेटर देन 2 और दूसरी कंडीशन है मेरी 2 इज लेस देन 4। तो दो कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम एंड यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा? ये रिटर्न क्या करेगा? पूजा बताओ क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा? तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न True करेगा, आएगा। क्यों? फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा? 3 इज ग्रेटर देन 2, ये भी ट्रू है तो ना? जो उसका और एंड ऑपरेटर होता है वो मल्टीप्लिकेशन करता है। मल्टीप्लीकेशन क्यों करेगा यहाँ पर? एंड तो लॉजिक कंपैरिजन की बात करें तो मल्टीप्लीकेशन क्यों करेगा? मल्टीप्लीकेशन के लिए तो स्टार होता है। सो
मैं समझाता हूँ, ये एंड जो है ना दोनों कंडीशंस को चेक करता है। तो एंड के लिए क्या होना, ये क्या करता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सो फॉर ट्रू के लिए, फॉर ट्रू इट इज रिक्वायर्ड दैट बोथ कंडीशंस रिटर्न ट्रू ना, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहां पर जैसे हमें कई बार चेक करना पड़ता है ना कि वोट मतलब एडमिशन वही ले सकता है जिसकी उम्र 10 साल से बड़ा हो और इंडिया का रहने वाला हो। तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आपको एंट्री मिलेगी, है ना। तो इस चीज के लिए हमें एंड का यूज करते हैं, जब हमें ये पता होता है कि इस ये जो कंडीशंस हैं दोनों के दोनों ट्रू हो तभी आगे जाए, अदरवाइज फेल हो जाए। तो यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 2 ट्रू है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, 3 2 से बड़ा ही होता है। 2 इज लेस देन 4, यहाँ भी मुझे तो कोई डाउट नहीं है, 2 हमेशा 4 से छोटा ही होता है। तो इस कंडीशन ने भी ट्रू रिटर्न किया, इस कंडीशन ने भी ट्रू रिटर्न किया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा ट्रू। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं इसका कि एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर 3 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 4। अब ये रिटर्न करेगा मुझे क्या, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, 3 कभी 2 से छोटा नहीं होता है। तो दोनों ही कंडीशन में अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा एंड, और अगर दोनों ट्रू रहती है तभी ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हम एंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, दैट्स कॉल्ड एंड ऑपरेटर। इसी तरह दूसरा ऑपरेटर है अपना डबल पाइप, इसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर। इंग्लिश के अंदर भी मीनिंग यही होता है कि एंड लगाते हो मतलब कि दोनों चीजें, और लगाते हो मतलब अथवा, या तो ये या फिर ये। तो और ऑपरेटर के अंदर का मैं सेम टू सेम कंडीशन, अगर ये कंडीशन लू मैं यहां पर, तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो और के अंदर क्या मतलब होता है कि एनी वन वैल्यू इज ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने इसको ये कर दिया 2 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, जबकि 2 इज ग्रेटर देन 4 तो होता ही नहीं है, 2 तो छोटा होता है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी तो फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑपरेटर साइन यूज करूं और, तो क्या होगा, ये आपको ट्रू रिटर्न करके देगा, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2 इसको यहाँ मिल गया, इसको आगे फिर मतलब ही नहीं है, एक ट्रू मिल गया मतलब कि ये तो ट्रू रिटर्न करके देगा। फॉल्स कब करेगा, जब दोनों कंडीशंस ही फॉल्स होंगी, सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वही फॉल्स होंगी, तभी और ऑपरेटर जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, गॉट इट। कोई डाउट इन चारों ऑपरेटर्स के अंदर, असाइनमेंट, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर्स? कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो इस ऑपरेटर्स के ऊपर, अदरवाइज वी कैन मूव फर्दर। कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है इसमें? सर एक नोट ऑपरेटर भी होता है। हाँ वो होता है, मैं भी इन चारों के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन चारों के अंदर कुछ डाउट है क्या? ठीक है, नोट ऑपरेटर अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ते हैं, जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स घुसेंगे ना तब पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हम ऑपरेटर्स, अभी हम इन्हीं 4 ऑपरेटर्स की बात करते हैं, आगे और भी ऑपरेटर्स होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी अपन बेसिक्स के साथ ही चलते हैं ना, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते माइंड में। सो दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर। मैं इसको सेव कर दूं, एड टेक्स्ट। सर हम्म, सर एंड ऑपरेटर से एक बार वापस बताना। एंड ऑपरेटर से वापस बताऊं, कौन था, यश? ये ऑपरेटर ना, हाँ,
तो इसमें मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है कि दोनों हम मल्टीपल कंडीशंस होती हैं एंड और को यूज करने के लिए, मतलब कि आप दो कंडीशंस के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ग्रेटर देन वगैरह, यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये, इन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो बराबर है या नहीं है ना। यहाँ पर आप दो कंडीशंस के बीच में कंपेयर कर रहे हो, तो दोनों कंडीशंस अगर हमें चेक करना है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी हमारा कोड आगे बढ़े, तब हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। और दोनों में से कोई एक हो तब हम और ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई किसी क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेने जाता है ना, अब वहां पर एडमिशन के लिए ये है कि बच्चे की उम्र 8 साल से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, और वो जयपुर में ही रहने वाला होना चाहिए, क्योंकि जयपुर की एकेडमी है, कोई दिल्ली से डेली डेली आएगा नहीं, तो उसने कंडीशन लगा रखी है। तो हम क्या चेक करेंगे कि उसकी एज इज ग्रेटर देन 8 एंड रेजिडेंस इक्वल टू जयपुर। ये दोनों कंडीशन मीट होगा तभी जाके उसका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको एंड में यूज कर देते हैं। और अगर और का जहां पर कि दोनों में से एक कंडीशन सी ट्रू हो रखी है तो हम उसका और के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो अभी आगे हम इसको यूज करेंगे तो अगर तब ज्यादा समझ में आ जाएगा, प्रोग्राम्स में लिखेंगे तब। थ्योरेटिकली समझ लो कि दो कंडीशन जब हम चेक करते हैं, एंड का मतलब दोनों कंडीशन शुड बी ट्रू, और का मतलब एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू, तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इन ऑल केसेस दैट विल रिटर्न फॉल्स। ब्लॉक, कंडीशंस एंड लूप। ब्लॉक की बात करते हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं है। एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं मैं, जिससे कि छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स बने। स्टॉप रिकॉर्ड।